जब हमने वो वीडियो देखी ना तो हमारी आत्मा कांपी है। जब मैंने ये एफआईआर पढ़ी है, आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरे देश के वासियों, इस देश में भारतीय संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर जिले में इससे संगीन अपराध अगर बनता है ना तो वहां के पुलिस अधीक्षक पे ही बनता है। एक देसी कट्टा, एक देसी कट्टा, एक तमंचा उसके हाथ में था, तो क्या उस पुलिस अधिकारी को, उस एचएचओ को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। इसमें धारा आना चाहिए, 25 आर्म्स एक्ट की धारा इसमें मेंशन होना चाहिए कि हथियार उसके हाथ में है, लेकिन कहीं भी आर्म्स एक्ट की धारा इसमें नहीं लगाई गई है। विदेश में अगर अपराधी होता है ना तो सीआईए की 10 टीम लगा के 1 मिनट में पकड़ लिया जाता है। आखिर क्या कारण है, इतना संगीन अपराध है और आज वो खुलेआम घूम रहा है और उस पीड़ित परिवार को धमका रहा है। एफआईआर में उनने लिख दिया कट्टा हाथ में है, तो सेक्शन तो बनता है भाई आर्म्स एक्ट का। और जब आर्म्स एक्ट नहीं लगाई गई है तो उनके बयानों को चेंज कराकर वो कट्टा रिकवरी नहीं कराना चाहते। उस अपराधी ने कट्टा भी फायर किया है, तो क्या उस पे 307 का मुकदमा नहीं बनता? और आज एफआईआर आप देख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कमी है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बाबा, पाखंडी बाबा, जिसपे यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ है, पुलिस प्रशासन उसके साथ है। फिर अगर कंडीशन को देखा जाए तो उसको आजीवन कारावास भी हो सकती है 307 में। सालिग्राम को सालिग्राम को क्यों? क्योंकि उसने कट्टा चलाया है। और अगर ईमानदारी से पुलिस काम करे 120 में, क्योंकि वो ये कह रहा है कि यहाँ बागेश्वर धाम का गाना बजेगा, इसका मतलब बाबा कहलवा रहा है कि तू जाके हमारे गाने बजवा पड़ोस में, और किसी के गाने नहीं बजेंगे। संविधान का भी उल्लंघन है और 120 में बाबा भी जाएगा। बाबा तो कह रहा है कि हमें तो संविधान में भरोसा है, देश में संविधान है और जिसने गलत किया है वो गलत भोगेगा। कुछ दिन पहले उनकी वीडियो थी, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सब कुछ है, हम संविधान है, हम सनातन है, हम हिंदू हैं। लेकिन जब अपने पे आई है तो अब बाबा साहब का संविधान याद आ रहा है तुम्हें? इस वक्त मैं कानून के जानकारों के बीच में हूँ, वकीलों के बीच में हूँ और यहाँ आने का एक खास मकसद है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के भाई सालिग्राम का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको लेकर के जो भी चीज़ें सामने आई हैं, उसमें अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अब कानूनी रूप से भी हमें इस पे बात करनी पड़ेगी। तो ये वो लोग हैं जो रोज़ आए दिन इस तरह के केसेस वगैरह को देखते हैं। बागेश्वर धाम के भाई के खिलाफ जो धाराएँ लगी हैं और जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है, क्या वह धाराएँ उसके गुंडई के हिसाब से उसने जो कुछ किया है, क्या उसके हिसाब से वो धाराएँ ठीक हैं? सबसे पहले ये घटना जिस दिन हुई, एक बाप, रोना आता है घटना को देख के कि एक बाप अपनी जिंदगी भर की पूंजी इकट्ठी कर कर अपने बच्चों को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए, कन्यादान करने के लिए उस दिन वो कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन इस देश के अंदर वो पाखंडी बाबा, मैं पाखंडी कहूंगा उनको, वो पाखंडी बाबा जो पूरे देश का भविष्य बता रहा है, उसे अपने भाई का भविष्य पता नहीं है, उसे अपने माता पिता का भविष्य पता नहीं है, उसे अपने परिवार का भविष्य पता नहीं है। वो उस देश के अशिक्षित, क्योंकि हमारा देश शिक्षा में कमजोर है, उस भीड़ में सिर्फ अशिक्षित बैठते हैं। जो शिक्षित है ना, वो आज तक पे आ रही है वो बेटी, और उनकी पोल खोल रही है। जो चमत्कार है, एक आर्ट है, एक कला है। लेकिन ये भारत में, भारत के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले पाखंडी अपना भाई को एक गुंडा बनाता है और एक खुद धर्म के नाम की, धर्म की आड़ में बसता है। ये गुंडा पाल रखा है बागेश्वर धाम के, जो मैं कहूंगा कि वो मठाधीश नहीं है, वो इस देश का सबसे बड़ा ठग है। और उस ठग के जब हमने वो वीडियो देखी ना तो हमारी आत्मा कांपी है। हम लीगल प्रोसीडिंग रोज करते हैं। SC ST के मुकदमे वर्तमान में फरीदाबाद जिले में जो स्पेशल एक्ट है, हमारा एट्रोसिटी एक्ट है, जो SC ST एक्ट है, उसमें नरेंद्र सूरा स्पेशलिस्ट बनाया गया उनको। यहाँ पे हम, मेरे कम से कम 50 केस वहां लग रहे हैं। जब मैंने ये FIR पढ़ी है, आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरे देश के वासियों, इस देश में भारतीय संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर जिले में इससे संगीन अपराध अगर बनता है ना तो वहां के पुलिस अधीक्षक पे भी बनता है और SHO पे बनता है और IO पे बनता है। कैसे बनता है? क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? दिखाइए ना। देखिए, ये FIR है, FIR नंबर इसमें है, आपको बता दूं मैं, और मैं आपको इसकी कॉपी भी दूंगा। मुकदमा नंबर 64 डेटेड ऑन 20/2/2023, और इसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है उसके अकॉर्डिंग ही FIR IPC की धाराओं और अदर एक्ट जो लगते हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन इस FIR के अंदर
जो एक्ट लगाए गए हैं, और एक महत्वपूर्ण बात बता दे रहा हूँ, उस गुंडे की बात बता दे रहा हूँ, और उस बागेश्वर धाम के भाई की बात बता दे रहा हूँ। इसमें साफ लिखा है एफआईआर में पुलिस ने कि उसके हाथ में एक देसी कट्टा, एक तमंचा उसके हाथ में था। तो क्या उस पुलिस अधिकारी को, उस एसएचओ को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। इसमें धारा आना चाहिए, 25 आर्म्स एक्ट की धारा इसमें मेंशन होना चाहिए कि हथियार उसके हाथ में है, लेकिन कहीं भी आर्म्स एक्ट की धारा इसमें नहीं लगाई गई है। ये सबसे बड़ी लापरवाही उस पुलिस प्रशासन की है, और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस भी कहीं ना कहीं उस पाखंडी बाबा से मिली हुई है। क्यों? आज उसके दरबार में, पहले आसाराम बापू के दरबार में जाते थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उसके दरबार में जाते थे नरेंद्र मोदी जी, उसके दरबार में जाते थे गृह मंत्री, और कहते थे इनको एक बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त हुई। उसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप पद की गरिमा को मैं जानता हूं, इसलिए आपसे मैं अशब्द नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आप भी उसके दरबार में पैर पड़ने गए हो, और आपका वो फायदा उठा रहा है, वो कानून का, प्रशासन का फायदा उठा रहा है। क्यों फायदा उठा रहा है? कि आप उसके दरबार में गए हैं, और पुलिस जब तक मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे इसमें कार्रवाई करने को तैयार नहीं। अरे भाई, विदेश में अगर अपराधी होता है ना, तो सीआईए की 10 टीम लगा के 1 मिनट में पकड़ लिया जाता है। आखिर क्या कारण है? इतना संगीन अपराध है, और आज वो खुलेआम घूम रहा है, और उस पीड़ित परिवार को धमका रहा है, और उसको ना तो प्रोटेक्शन दी गई पुलिस ने, और ना ही पुलिस ने एक बार एक कहा है उसको परिवार के साथ में खड़े होकर कि हम आपके साथ हैं, आप सच्चाई बताइए। जब वो वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल होने के बाद इस देश के अंदर, इस देश का सबसे बड़ा संगठन जो आज एट्रोसिटी का काम कर रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई चंद्रशेखर आजाद को। जैसे उनके कानों में ये बात जाती है, वो ऐलान करते हैं, ट्वीट करते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रशासन सुन लो आप, यदि उस अपराधी को अपराध गिरफ्तार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं चंद्रशेखर आजाद जी को और जिला छतरपुर भीम आर्मी की टीम को। और मैं कहता हूं आपसे इस चैनल के माध्यम से, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, एएसपी की लीगल सेल की टीम आज यहां से ऐलान करती है कि उस परिवार को लीगल कोई भी जरूरत पड़ेगी तो हम बिना किसी खर्चे के, बिना किसी निःशुल्क के उसकी मदद करने जाएंगे, उस पीड़ित परिवार की। चलिए, आपने अभी लीगल बात की और आपने ये भी बताया कि एक जो धारा है, वो जिस तरीके से एफआईआर जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर ये एफआईआर हुई है, लेकिन इसमें धारा है जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, ये आपका कहना है। वो उसमें भद्दी-भद्दी गालियाँ भी दे रहा है शालिग्राम, वो भी उसमें साफ दिखाई दे रहा है, उसको मार भी रहा है लोगों को, वो भी दिख रहा है। उसके बावजूद अब परिवार इस तरीके की बयानबाज़ी कर रहा है कि वो कोई हथियार नहीं था, वो तो टॉर्च थी। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस मामले को? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको एक बहुत बड़ी कमी बताई है पुलिस की। जब पुलिस कोई गलती करती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब कोई गलती करता है, तो उस गलती को दूसरे लोगों के पर डालना चाहते हैं। एफआईआर में उनने लिख दिया कट्टा हाथ में है, तो सेक्शन तो बनता है भाई आर्म्स एक्ट का। और जब आर्म्स एक्ट नहीं लगाई गई है, तो उनके बयानों को चेंज कराकर वो कट्टा रिकवरी नहीं कराना चाहते। अगर वो कट्टा गिरफ्तार हो जाता है, रिकवरी हो जाती है, तो वो अपराधी ना और बड़ा मुंजम बन जाता है। इसलिए जानबूझकर उस पीड़ित परिवार को पुलिस भी धमका रही है। उस पीड़ित परिवार को पुलिस भी धमका रही है, उसे प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, बल्कि उसको ये दबाव बना रही है, तू ऐसे बयान दे दे, इस गांव में रहना, यहीं बागेश्वर धाम में तू मर जाएगा। ऐसी कई बातें आई हैं, और उस अपराधी ने एक कट्टा फायर भी किया है। ये दूसरी वीडियो आई है, उस अपराधी ने कट्टा भी फायर किया है। तो क्या उस पर 307 का मुकदमा नहीं बनता? जब कहीं किसी भी कट्टे से या पिस्टल से फायर होता है, तो ओनली फॉर 307 बनती है। तो क्या 307 का मुलजिम नहीं है वो? और आज एफआईआर आप देख रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कमी है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि बाबा, पाखंडी बाबा, जिसमें यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री का हाथ है, पुलिस प्रशासन उसके साथ है, फिर न्याय कहाँ मिलेगा उस पीड़ित परिवार को? चलिए वकील साहब, अगर मान लेते हैं कि ये बागेश्वर धाम का भाई ना होता, कोई और आम व्यक्ति होता और इस तरह की रंगदारी अगर कर रहा होता और वीडियो वायरल हो गया होता, तो किन-किन धाराओं में मामला दर्ज होता और अब तक उसकी क्या हालत हुई होती? देखिए, कट्टा चलाना 307, कट्टा दिखाना, रिकवरी, आर्म्स एक्ट, एससी एसटी एक्ट तो बनता ही बनता है, क्योंकि वो एक अनुसूचित जाति का परिवार है। और भीड़ में जाकर सार्वजनिक स्थान पर दंगा करना, 147, 148, और उसके साथ भी और भी कई अपराधी थे जो साथ में उसका सपोर्ट कर रहे थे। जो साथ में अगर उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको कोई मना नहीं कर रहा था। तो अगर और कोई एक सामान्य नागरिक होता ना, तो अब तक वो जेल की हवा खा रहा होता। लेकिन क्यों बच रहा है? बागेश्वर धाम, उसका भाई, वो पाखंडी बाबा की वजह से बच इसमें रहा है। लगभग कितनी सजा का प्रावधान है? जो गुंडई उसने करी है, शालिग्राम ने, अगर कानूनी रूप से उस पे कार्रवाई हो और पुलिस प्रशासन और सरकार सब मिल करके अगर एक कानून के दायरे में रह करके अगर कार्रवाई करवाते हैं, तो कितनी इसको सजा हो सकती है? देखिए, जब कोई एफआईआर होती है,
तो सजा का प्रावधान ये होता है कि जो सेक्शन लगाई गई है उसमें, जो सबसे बड़ी सेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसे सजा होती है। अगर उसने वहाँ पर फायर किया है तो 307 में जानलेवा हमला, अगर कंडीशन को देखा जाए तो उसको आजीवन कारावास भी हो सकती है 307 में। शालिग्राम को। सालिग्राम को क्यों? क्योंकि उसने कट्टा चलाया है और वो कट्टा अगर किसी को लगता है, वो गोली किसी को लगती तो उसके निश्चित रूप से उसका, जब गोली चलती है तो उसका क्या होता है? अगर ये प्रूफ होता है कि उसने गोली चलाई थी, उसने कट्टा चलाया था, तो वीडियो तो है उसकी, साफ-साफ वीडियो है। अब बात ये आती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस चार्जशीट कैसे तैयार करती है। देखिए पुलिस क्या काम करती है, मैं आपको एक बता दूं, बहुत अच्छी बात बता दूं। जब कोई भी मामला होता है, जब कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद पुलिस उस मैटर को पहले तो घटना स्थल पे जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है कि मौके पर अगर कोई फायर हुआ है तो उसको ढूंढा जाता है। अभी तक कोई भी पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर ने कहीं भी ये नहीं बताया कि हम मौके पर गए थे, मौके पे हमने ये इन्वेस्टिगेशन की। चलो पीड़ित परिवार तो दबा है, टेंट वाला है, लाइट वाला है, खाना बनाने वाला है, बारात में आए कई लोग हैं, लेकिन किसी भी बंदे की इन्वेस्टिगेशन पड़ोस में, ना किसी पड़ोसी की जांच की गई है, ना पड़ोसी के स्टेटमेंट लिए, क्योंकि पुलिस काम करने नहीं चाहती। और अगर ईमानदारी से पुलिस काम करे 120वीं में, क्योंकि वो ये कह रहा है कि यहाँ बागेश्वर धाम का गाना बजेगा, इसका मतलब बाबा कहलवा रहा है कि तू जाके हमारे गाने बजवा पड़ोस में, और किसी के गाने नहीं बजेंगे। संविधान का भी उल्लंघन है और 120वीं में बाबा भी जाएगा। नहीं, बाबा तो कह रहा है कि हमें तो संविधान में भरोसा है, देश में संविधान है और जिसने गलत किया है वो गलत भोगेगा। कुछ दिन पहले उनकी वीडियो थी, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सब कुछ है, हम संविधान है, हम सनातन है, हम हिंदू हैं। लेकिन जब अपने पे आई है तो अब बाबा साहब का संविधान याद आ रहा है तुम्हें? जिस घटना का वीडियो वायरल है, जिसमें सारी जो घटना है वो कैद है और अगर गवाह और शिकायतकर्ता मुकर जाता है, तो क्या कानून, जो पुलिस प्रशासन है और सरकार है, स्वतः संज्ञान लेकर के इसमें कार्यवाही कर सकती है क्या? ऐसा कोई प्रावधान है? देखिए, जो कल्लू अहरवार जी ने एफआईआर दर्ज कराई है, यदि कल्लू अहरवार जी इन बयानों से पलटते हैं, ये घटना अब राष्ट्रीय नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय घटना हो गई है। मानव हित में, समाज हित में, मैं आपको बता दूं प्रोविजन है। जब कोई ऐसी घटना, गंभीर दुर्घटना कारित होती है और पूरे देश के हित में, अगर उस अपराधी को पुलिस बचाती है, उसका भाई बचाता है, मुख्यमंत्री बचाता है, तो सीआरपीसी 482 आप एक रिट दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उस हाई कोर्ट की रिट में पुलिस को संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मानव हित में है, ये समाज हित में है, ये जनहित में है, ये जनहित का मामला था इसलिए। और कई संगठन अब आ रहे हैं, और यदि सरकार इस मुकदमे को खारिज करेगी, उनको दबाएगी, तो मैं माननीय चंद्रशेखर आजाद जी से निवेदन करूंगा कि इसको मानव हित में, समाज हित में, देश हित में हाई कोर्ट ले जाएं इसको और उस अपराधी को सजा दिलाएं, क्योंकि उसने एक सामाजिक कार्यक्रम में गया है, एक जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया है, और वो जाति सूचक शब्द उसके परिवार का अपमान नहीं हुआ है, इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक अनुसूचित जाति परिवार, उसका अपमान हुआ है। तो उसको, क्योंकि अपमान सबका हुआ है, तो इसमें कोई भी संज्ञान ले सकता है, इसको मुकदमे के लिए, इस मुकदमे को संज्ञान ले सकता है कि उस बेटी का अपमान नहीं हुआ है, उस परिवार का अपमान नहीं हुआ है, ये पूरे देश का अपमान हुआ है। और यदि ऐसे मामलों में, ऐसे केसों में अपराधी बचता है ना, तो इस देश के प्रशासन को, इस देश के शासन को, हमारे बाबा साहब ने कहा था जिन्होंने संविधान बनाया, कि मेरा संविधान कितना ही खराब हो, अगर चलाने वाले अच्छे हैं तो ये अंततः अच्छा साबित होगा, और अगर इसको चलाने वाले गलत हैं तो अंततः ये गलत साबित होगा। तो ये जो चलाने वाले बैठे हैं, यदि ये चाहे तो उस अपराधी को 1 मिनट में जेल पहुंचा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए दर्शकों को। मैं एज एडवोकेट ध्रुव कुमार, और एज ए समाज सेवक भीम आर्मी भारत एकता मिशन, भाई चंद्रशेखर आजाद जी का लीगल हरियाणा में काम देखता हूं, और उपाध्यक्ष पद पर मैं अभी पदोन्नत हूं।